तो आज हम देखेंगे हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो क्लास 12th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लास 12th का एग्ज़ाम जल्दी ही आने वाला है फरवरी में, तो हम हिंदी में जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लेकर आए हैं। तो हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होते हैं जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उसी का एक मॉडल पेपर है जो 2024 और 25 के लिए बनाया गया है, उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है। तो आप जानते ही हैं कि क्लास 12th का एग्ज़ाम टाइमिंग क्या होता है, 3 घंटे 15 मिनट। तो हम बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन गाइस ये यहाँ पे क्या है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है। तो उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन में गया है गोकुलनाथ, दामोदर शर्मा, नाभादास, मुंशी सदाशुकलाल। तो कौन है गाइस उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार? दामोदर शर्मा है। कौन है गाइस? दामोदर शर्मा है। और उसके आगे हम बढ़ेंगे तो देखते हैं कि अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय युग की पत्रिका क्या है। तो भारतीय युग की पत्रिका क्या है? कविवचन सुधा, ये सरस्वती है, मर्यादा या हंस। तो कौन सी है? कविवचन सुधा भारतीय युग की पत्रिका है, जिसे भारतीय हरिश्चंद्र ने ही इनको प्रकाशित किया, मतलब भारतीय हरिश्चंद्र ने ही इसका प्रकाशन किया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा गाइस? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन कि हिंदी का साहित्य की द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ सन 1918 में, सन 1900 में, सन 1936 में या सन 1938 में। तो हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ कब हुआ गाइस? तो वो हुआ 1936 में। कब हुआ? 1936 में। तो ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि सेवा सदन की रचनाकार कौन है। सेवा सदन को तो आप जानते हैं किसकी रचना है ये। तो किसकी रचना है गाइस? सेवा सदन की रचनाकार कौन है? ऑप्शन में है जयनेंद्र कुमार, अग्गे, प्रेमचंद्र या हरिकृष्ण प्रेमी। तो किसकी गाइस? ये है फ्रेंड्स प्रेमचंद्र की। सब जानते होंगे इसको। पर्दा। उसके बाद क्वेश्चन है कि पर्दा कहानी के लेखक कौन है। पर्दा कहानी के लेखक, उसके लिए ऑप्शन दिया गया है इंसाअल्लाह खां, मुंशी इंसाअल्लाह खां। दूसरा ऑप्शन किशोरी लाल गोस्वामी, यशपाल और विष्णु प्रभाकर। तो इसको भी आप लोग जानते होंगे कि पर्दा कहानी जो है यशपाल ने लिखी है, वो यशपाल की एक कहानी है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा गाइस यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। आदिकाल का ग्रंथ कीर्तिलता, बीसल देव, रासो और आलाखंड, ये तीनों रचनाएं जो हैं आदिकाल की रचना ही हैं। और यहाँ जो पद्मावत दिया गया है ये रचना आदिकाल की नहीं है गाइस, आदिकाल की रचना नहीं है। ये किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, जो आदिकाल की रचना नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ये सही हो जाएगा चौथा। उसके बाद क्वेश्चन है अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्तिकाल की किस शाखा से है। अष्टछाप की जो कवियों का संबंध है भक्तिकाल की किस शाखा से है। तो पहला ऑप्शन है राम भक्ति शाखा, दूसरा ज्ञानाश्रयी शाखा से, तीसरा प्रेमाश्रयी शाखा से, चौथा कृष्ण भक्ति शाखा से। तो अष्टछाप के जितने कवि हैं वो किस शाखा से आते हैं भाई? तो वो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। कौन से शाखा के? कृष्ण भक्ति शाखा के हैं गाइस। उसके बाद क्वेश्चन है कि श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि, श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं। तो कौन है गाइस श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि? तो है वो सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास जी हैं। और उसके बाद क्वेश्चन आता है कि चांद का मुँह टेढ़ा किस रचना, मतलब सॉरी, चांद का मुँह टेढ़ा है जो
रचना किस विधा की रचना है? ये किस विधा की रचना है गाइस? काव्य है, उपन्यास है, निबंध है अथवा कहानी है? तो क्या है गाइस? ये एक काव्य है। चांद का मुंह टेढ़ा किस विधा की रचना है? एक काव्य रचना है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, कबीर वाणी के डिटेक्टर है, कथन किसका था? कबीर जो है वो वाणी के डिटेक्टर है। कबीर वाणी के डिटेक्टर हैं। कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल या नंद दुलारी वाजपेयी? तो किसकी रचना है गाइस? फ्रेंड्स, तो ये रचना है आचार्य हजारी, सॉरी रचना नहीं, ये कथन जिसका था, किसका था गाइस? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन था, कबीर वाणी के डिटेक्टर है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें हम देख लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ आता है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आप गद्यांश देख सकते हैं कि जंगल में जिन प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारंपरिक सम्मिलित से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्र जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करते हैं। समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप है। ये एक गद्यांश है जिस पे आधारित क्वेश्चन आते हैं, और आप अगर इस गद्यांश को एक बार भी पढ़े होते हैं तो आप इससे रिलेटेड इसका क्वेश्चन इसी में रहता है, जो भी आंसर होता है इसी में होता है। बस आपको सही से पढ़ के ये पता करना होता है कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो उसी के अनुसार इसका कुछ क्वेश्चन मतलब इससे रिलेटेड बनाए जाते हैं और कुछ क्वेश्चनों का आंसर इसी में होता है। तो आप लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे गाइस। उसके आगे अगर हम देखते हैं तो उसके आगे आता है अथवा में एक करके और आता है गद्यांश, 2 गद्यांश आते हैं, उसमें से कोई एक करना होता है आपको। तो आप गद्यांश के बाद आगे देखेंगे तो हम गद्यांश के आगे क्या आ जाता है, एक पद्यांश आता है, पद का एक पार्ट आ जाता है। ठीक है गाइस, तो पद्यांश पर आधारित निम्न के प्रश्नों के उत्तर आ जाते हैं। इसमें दिया गया है पहला पद्यांश की नील वरदान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला रंग अंग, खिला जो बिजली का फूल, मेघ व बीन बीच गुलाबी रंग, ओ हुआ मुख पश्चिम के व्योम बीच जब गिरते हो घनश्याम, अरुण अभिमंडल उसको वेद दिखाई देता हो छविधाम। तो इसको आप जानते होंगे गाइस, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप मान लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर ये आप पढ़ के जाते हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो इसको आप ये जो पद्यांश है इसको पढ़ना मत भूलिएगा, कंफर्म है कि ये आ सकता है, तो इसको पढ़ लीजिएगा गाइस फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद आता है ऑप्शन में एक अधोगर, इसमें भी आता है, इसमें भी एक क्वेश्चन और दिया गया है, मतलब अथवा में करके पद्यांश की इस धारा सीजक का कम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। तो आप देख सकते हैं 2 पद्यांश भी दिए होते हैं, इसमें से एक करना होता है आपको। तो गाइस इसके आगे हम देखेंगे कि जो प्रश्न नंबर 5 होता है उसमें क्वेश्चन आते हैं आपको कि किसी एक लेखक के जीवन परिचय के बारे में, कि आप जीवन परिचय लिखेंगे उसके बारे में। फिर तो अब पहला दिया गया है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो गाइस आप देखेंगे कि इसमें से एक जीवन परिचय लिखना होगा आपको। इसमें दिया है जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और प्रोजी सुंदर रेड्डी में से किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना होगा। ठीक है गाइस फ्रेंड्स। उसके आगे हम देखते हैं कि तो उसके आगे क्या और आता है, पद्य की किसी कवि का जीवन परिचय आपको लिखना पड़ेगा। उसमें किसी लेखक का आपको जीवन परिचय, और इसमें क्या होगा, इसमें आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना होगा। ठीक है, तो उसमें से ऑप्शन दिया गया जयशंकर प्रसाद, मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइस, आप अभी भी टिक लगा सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइस।
रामधारी सिंह का ये भी इम्पोर्टेंट है, और इसमें तीनों ये इम्पोर्टेंट है। ये तीनों इम्पोर्टेंट इतने हैं कि आप इसमें से कोई अगर 2 याद कर लेंगे तो इसमें से आपको 1 देखने को मिल जाएगा एग्ज़ाम में, कन्फर्म है। आप इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट मान सकते हैं, तीनों को मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइस, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके आगे देखते हैं गाइस हम कि नंबर 6 में क्वेश्चन दिया गया है, कहानी तत्व के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा। तो आपने कहानी पढ़ी होगी इसके बाद कि इसमें जो कहानियाँ भी हैं पंचलाइट और बहादुर, उसमें से कोई एक कहानी और एक, या तो आपको क्या करना होगा कि कर्मनाशा अथवा कहानी में इसमें अथवा करके दिया जाएगा। एक कर्मनाशा की कहानी है, कर्मनाशा की हार। कर्मनाशा की हार, कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण, इसमें जो पात्र होते हैं उसका चरित्र चित्रण करना होगा आपको। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम देखेंगे गाइस, ये इतने क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आपको संस्कृत पार्ट आ जाएगा, उसमें संस्कृत पार्ट का एक गद्यांश आएगा, उसका आप हिंदी अनुवाद करिए, उसका हिंदी अनुवाद करके आपको हिंदी अनुवाद करके लिखना होगा। उसके बाद इसमें भी अथवा करके दिया होता है, ये पहला ये दूसरा, तो इसमें से किसी एक को आपको करना होगा, आप पहला करें या तो अथवा करके पहला करें या गाइस या आप दूसरा कर सकते हैं, इसमें से कोई भी एक करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक संदर्भ में एक और दिया होता है श्लोक, उसका भी आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। जैसे एक का ये तो ये तो ये, अथवा जैसे एक का अनुवाद कर आपको लिखना होगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर आते हैं चैप्टर से रिलेटेड, तो क्वेश्चन रिलेटेड जो होंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उनको आपको सॉल्व करके मतलब उनका आंसर देना होगा जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे उसमें से। हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद 10वें नंबर पे आता है कोई रस के बारे में पूछा जाएगा। श्रृंगार रस इम्पोर्टेंट है गाइस, दोनों इम्पोर्टेंट है, करुण रस और श्रृंगार रस, ये दोनों आप पढ़ के जाइएगा जरूर। उसके बाद आता है श्लेष अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा। तो यहाँ श्लेष अलंकार इम्पोर्टेंट है, श्लेष अलंकार के बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप दिया गया है कि चौपाई, अच्छंद अथवा दोहा, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। अगर आपको तीनों पढ़ के जाते हैं तो इसमें से आपको से और कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, या तो छंद या चौपाई या दोहा। तो गाइस आपने देख लिया होगा कि कैसा आता है 12th का पेपर, तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यहाँ पे नीचे जितने 10 नंबर में जितने हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं आपको, और ये गद्यांश तो आप पढ़ के जाइएगा सारे, जिससे आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मतलब कोई ना कोई गद्यांश देखने को मिल जाएगा और आप आसानी से उसे कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस।